जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स। इनिशियल रेट हम उस रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं जिस वक्त हम कोई रिएक्शन शुरू करते हैं, जिस वक्त रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। और यकीनन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने आपको बताया था कल कि ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होते हैं। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन का दारोमदार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे होता है, जो जो इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो इसने ग्राफ प्लॉट किया हुआ, अगर आप इसको देख लें, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जो ये वाला ग्राफ से प्लॉट किया हुआ, ये इसमें आप देख रहे हैं जो कर्व है ये नीचे आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसका स्लोप भी कम हो रहा है। इस कर्व का जो स्लोप होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताता है। जितना इसका स्लोप ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, जितना इसका स्लोप कम होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसका स्लोप कम हो रहा है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा है। तो इनिशियल रेट से मुराद जिस वक्त टाइम जीरो है, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, उस वक्त जिस वक्त हमने रिएक्टेंट्स मिक्स किए और रिएक्शन शुरू हो गया, उस वक्त जो रेट होगा इस रिएक्शन का, उस वक्त का जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। कल हमने दो रेट्स की बात की थी, एक हमने कहा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमने कहा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो शुरू में बिल्कुल जब टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, उस वक्त जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा इस रिएक्शन का, उसको हम कहेंगे कि ये इसका इनिशियल रेट हो गया। ओके। और डेफिनेटली इनिशियल रेट मालूम करने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ग्राफ प्लाट करना पड़ेगा, या कोई भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे? हम रिएक्टेंट्स में किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे उसको हम नोट कर लेंगे और उसको हम प्लॉट करेंगे। जब प्लॉट करेंगे फिर जिस टाइम पे भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना हो कि हमारे रिएक्शन का रेट क्या था, बिल्कुल उस टाइम पे हम उसको जो है उस पॉइंट पर हम प्लॉट करेंगे एक टेंजेंट, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी, या टेंजेंट थीटा जो होता है वो भी स्लोप के बराबर होता है, जो उसका एंगल होगा, तो उससे हम इसका जो इनिशियल रेट वो हमें मिल जाता है। ओके। यही पर यहाँ पर इसने बताया जी, स्लोप बराबर है डी एक्स ओवर डी टी। ये डी एक्स क्या है? इट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन, और डी टी क्या है? इट इज चेंज इन टाइम। ठीक है। तो 4 × 10⁻³ अब देखें, आप ये पूछेंगे कि ये कैसे आपने चेंज इन टाइम नीचे किया। बेसिकली हमने टेंजेंट ड्रा किया इस पॉइंट पर जहां पर टाइम जीरो है, जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, ये जो लकीर है, ये वाली लकीर, ठीक है, टेंजेंट ड्रा किया। इसको हमने पूरा ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया। जो बेस है इसकी, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका परपेंडिकुलर बनता है, इसको डिवाइड करेंगे, जो बेस की वैल्यू बनती है जो 60 बन रही है, तो ये हमें ये स्लोप मिल गया। और ये स्लोप क्योंकि हमने जीरो पॉइंट पे ड्रा किया हुआ, व्हेन टाइम वाज जीरो, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये इनिशियल रेट है इस रिएक्शन का। ठीक है, जो 6.67 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इसके बाद हमारे पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज है। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.1। Ethyl iodide decomposes at a certain temperature as follows. Ethyl iodide की डिकम्पोजिशन इसने बताई, C2H5I इसकी डिकम्पोजिशन इसने बताई है। C2H5I ये जब डिकम्पोज होता है, ये C2H4 यानी इथेन, सॉरी इथीन प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें ये डिकम्पोज होता है। डेटा इसने बताया, टाइम एक तरफ इसने प्लाट किया और दूसरी तरफ इथाइल आयोडाइड की इसने कंसंट्रेशन प्लाट किया। ठीक है जी, हम देख रहे हैं टाइम जीरो से शुरू किया और 75 टोटल मिनट्स इसने ले लिए। ठीक है जी, 75 मिनट इसने ये रिएक्शन किया। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.36 थी और आखिरी कंसंट्रेशन 0.13। और हमने क्या करना है इसमें? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द इनिशियल रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन। और यकीन इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन इम्तहान में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तरफ आप टाइम लेंगे 75 मिनट्स तक आप इसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ आप इसका जो है टाइम जो है कंसंट्रेशन वो नोट कर लेंगे। ठीक है, और यकीनन आप देखें, अगर हम इसमें दो चीज़ें प्लॉट कर लेते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, बल्कि मैं किताब खोलता हूँ ताकि क्वेश्चन मेरे सामने रहे, और मैं दूसरा वाइट बोर्ड ले लेता हूँ, उस पर मैं आपको ये समझा देता हूँ ड्रॉ करके।
ओके, एक तरफ हमने लेना है टाइम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये 10 हो गया है, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70। थोड़ा सा ज़रा इसमें को रेशनलाइज कर लेता हूँ मैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये हम इस तरफ कहते हैं जी हमने टाइम प्लॉट कर लिया। ये इस तरफ टाइम, और ये टाइम हम कंसिडर करते हैं जी हमने मिनट्स में प्लॉट कर लिया। ठीक है जी। और दूसरी तरफ हम लेते हैं कंसंट्रेशन, ये इस तरफ हम ले लेंगे कंसंट्रेशन, और इसको हम इसी तरह प्लॉट कर लेंगे। 8, 9 करते हैं, एक ही फासले पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये 0 हो गया, ये 0.05 हो गया, ये 0.10 हो गया, इस तरह 0.15, इसके बाद 0.20, ठीक है, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इजी है वो 0.36 है। ठीक है, और यकीनन आप ग्राफ पे कोई भी उसमें खाना ले सकते हैं, छोटा खाना, बड़ा खाना, और अपनी मर्जी से। हमने इसमें एक तरफ टाइम ले लिया है ताकि हमारा 75 मिनट्स तक ये चले। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हम कहेंगे जी, ये 75 वाला, इसको मैं रेड से यहाँ पे मार्क करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 75 मिनट्स हो गए, 75 मिनट्स। ठीक है जी। और दूसरी तरफ हमारी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 0.36 है, 0.35 तो इसे थोड़ा सा ऊपर, ये 0.36, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब आप देख लें कि जो टाइम 15 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.30 थी। ठीक है जी, 15 मिनट, ये 10 मिनट है, इसका मतलब ये 15 मिनट पे ये बन गया 0 पॉइंट, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 0.30 है। सॉरी, ये किताब जरा में जगह इसकी सही करता हूँ, 0.30, ठीक है। जब इतना टाइम हो गया तो ये 0.30 हो गया। ठीक है, रफली दैट्स पता मेरे पास इस वक्त ये टैब पे चूँकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा होता है, इस पे इतना एक्यूरेसी के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ। और जब टाइम 30 सेकंड्स हो गया तो उस वक्त कंसंट्रेशन 0.25 थी। 30 सेकंड्स पे ये 30 सेकंड हो गया, और कंसंट्रेशन 0 पॉइंट, ये तकरीबन इधर आ जाएगी 0.25। ठीक है, इस तरह जब टाइम हो गया 48 मिनट, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, तकरीबन 48 मिनट ये बनता है। ठीक है, और उस वक्त हमारी कंसंट्रेशन थी 0.19, 0.19 तकरीबन यहाँ पर ही आ जाएगी। आप देखें स्लोप आहिस्ता आहिस्ता सीधा होता जा रहा है। ठीक है, और आखिरी इसने दिया जब 75 मिनट्स हो गए, उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन थी 0.13, 15 से थोड़ा सा नीचे करके प्लॉट कर लेंगे, ये इधर आएगा 13। ये इस तरह से हमारा ग्राफ यूँ बन जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ये आपको आइडिया हो गया ग्राफ हमने कैसे ड्रा करना है। अगर यहाँ तक ठीक है तो मुझे आप हैंड रेज कर लें ताकि मैं मजीद जो आपके साथ आगे चलना हो। जी ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इनिशियल रेट मालूम करना है। इनिशियल रेट से मुराद की ये जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रा करना है। और टेंजेंट ड्रा करते हैं ज़ाहिर मैथमेटिकली आपको पता है उसमें कंपास वगैरह यूज़ होता है, हम लेट करते हैं कि ये लाइन यूँ बन गई, यूँ बन गई लाइन। इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू ले लें, कोई इसमें इशू नहीं है कि आप कितना बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस वो सेम रहेगा। ठीक है, हम इसमें कोई भी एक तरफ अगर ये पूरा भी आप बनाना चाहते हैं तो डजंट मैटर, इसका टेंजेंट आप ड्रा कर लें। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस आप बना लें। ठीक है, अब आप एक तरफ क्या ले लेंगे, आप परपेंडिकुलर जो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने ट्राइंगल बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है, ये चेंज इन टाइम हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना बनता है, ठीक है, इस लाइन पे नीचे, तो ये चेंज इन टाइम हो गया, और ये चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, ये जो चेंज इन टाइम डिवाइड बाई चेंज इन कंसंट्रेशन, ये इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। अब हमारे पास टाइम तकरीबन इतना हो गया है, ये हमने ले लिया। ठीक है, और चेंज इन कंसंट्रेशन तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ले लिया। इनको जब आप करेंगे dx/dt, तो ये आपके पास जो आएगा रेट, ये इनिशियल रेट होगा। ठीक है जी, ये इनिशियल रेट, क्यों, क्योंकि हमने ये टेंजेंट बिल्कुल शुरू में ड्रा किया है, इनिशियल रेट आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर आप इसको कर लेंगे कहीं पर भी आप सॉल्व कर लें, कोई भी वैल्यू दे लें, लेकिन
क्योंकि मैं इससे इसलिए इसको नहीं करूँगा कैलकुलेट, क्योंकि ये टू द स्केल नहीं है। ठीक है, मैंने ये हाथ से इसको ड्रा किया और टू द स्केल नहीं है, लेकिन जब आप इसको टू द स्केल करेंगे, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको टू द स्केल ले लें तो 0.2 फॉर एग्जाम्पल ये जो एक मेरे सामने टू द स्केल में, हम बाद में मैं ड्रा करके आपको उस पर व्हाट्सएप करके भेज दूंगा पूरा। ठीक है, और इसकी पिक्चर भी आपको साथ भेज दूंगा। यहाँ तक अगर क्लियर है कि किस तरह हम लेते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने इस पॉइंट पे हमने इस टाइम पे देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, इसी तरह मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँगा एक जो टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। आप देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर छोटा बन गया, बेस बड़ी बन गई, परपेंडिकुलर छोटा बेस बड़ी। जितना हम नीचे आते जाएंगे तो ये रेशियो इसी तरह, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। इस तरह आप किसी भी पॉइंट पर इस पर कोई भी टेंजेंट ड्रा कर लें, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें, इसका कोई ट्राइंगल बनाएं, जो परपेंडिकुलर बेस होगा वो इस टाइम पर, ये टाइम कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस टाइम पर, वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर है तो बता दें, मैं फिर आगे चलता हूँ। ओके, इसके बाद हम आते हैं रेट लॉ पर। व्हाट इज द रेट लॉ? देखिए, हम एक सिंपल सा एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसमें ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है जी, जिसमें ए गिव्स प्रोडक्ट, और जाहिर सी बात है जो रेट ऑफ रिएक्शन में एक फॉर एग्जाम्पल ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट को हम पी लिख लेंगे। ठीक है, लिहाजा इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रेट दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर एक्स। ठीक है, थोड़ा सा अब जरा यहाँ पर कोई एक दो चीजें जो एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी है, जो आपको समझानी जरूरी है, वो ये है कि जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं, पहली बात ये कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसके बरक्स जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का अलहदा होता है, रिवर्स रिएक्शन का अलहदा होता है, इनका अपना अपना रेट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, रिवर्स रिएक्शन का कम होता है। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है, रिवर्स रिएक्शन का ज़्यादा हो जाता है, और एक पॉइंट पे जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर बराबर हो जाता है। हमने इसको उसके साथ जो है कंफ्यूज नहीं करना कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट लॉ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको देख लेते हैं, मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ आपको, ताकि मैं ये समझा दूँ कि हमने कहा जी एक रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं कि जी ए रिएक्ट्स टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेट हम करते हैं जी ये ए मोल्स है। ठीक है, और ये फॉर एग्जाम्पल बी मोल्स है। ठीक है, जो सेम भी हो सकता है और जो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा याद रखें कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, उसमें ये जो एक्स होता है, ये जो एक्स होता है, ठीक है, और ये जो ए होता है, ये सेम होते हैं। लेकिन रेट लॉ में इस एक्स का इस ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये इसमें हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, एक्स और ए की वैल्यू सेम हो, अदरवाइज ये जो एक्स है ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं, इट इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इसका जो है कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। हम आगे देख लेते हैं, अगर हमारे इस टॉपिक में सिलेबस में हुआ तो ये हम कैसे एक्सपेरिमेंटली मालूम कर लेते हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है हम इसको लिख लेंगे जी रेट इज इक्वल टू के इंटू ए कंसेंट्रेशन रेज्ड पावर एक्स। ये जो एक्सप्रेशन बन गया, दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ फॉर दिस इक्वेशन, ये रेट लॉ कहलाता है। ठीक है जी, रेट लॉ इसका मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है जो हमें रिलेशन देता है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स, कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। इसको हम रेट लॉ कहते हैं, या रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये इक्वेशन रेट इक्वेशन कहलाएगी, रेट इक्वेशन और ए रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। इसका मतलब हर रिएक्शन का अपना अपना रेट इक्वेशन होगा, और अपनी अपनी रेट इक्वेशन होगी, और अपना अपना रेट लॉ होगा। क्लियर होगी जी बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि ये जो पावर आता है कंसंट्रेशन का,
इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ, इक्वेशन के एक्सपोनेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में ये सेम होते हैं, लेकिन रेट लॉ में इनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। इत्तेफाक से ये सेम हो सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ए की बजाय यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा एक और चीज़ देख लें कि अगर हम लेट करते हैं जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इसमें 1 है, 1 मोल पर डीएम क्यू, हम लेट करते हैं, लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोल पर डीएम क्यू। जिस वक्त हम रेट मालूम करना चाहते हैं उस वक्त हम कहते हैं पर इनिशियल कंसंट्रेशन, हमने 1 मोल पर डीएम क्यूब के साथ शुरू किया और हम देखना चाहते हैं इसका इनिशियल रेट क्या है, तो उस वक्त रेट किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू के। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 रेज पावर कोई भी उसमें पावर रेज करें तो वो 1 ही रहेगा, लिहाजा इसका रेट किसके बराबर होगा? के बराबर। तो ये के की डेफिनेशन भी है, जो इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब 1 होगी उस वक्त जो उस रिएक्शन का रेट होगा वही उसका रेट कांस्टेंट भी होगा। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इसमें एक रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं जो आपकी सामने आपको नजर आ रहा है। ये वाला रिएक्शन, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। A moles of A plus B moles of B react to give C moles of C and D moles of D। ठीक है जी, और इसका जो हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, हम कहेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज पावर X इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज पावर Y। अगेन ये मैं बता दूं, हमने X और Y इसलिए लिख लिया क्योंकि X का स्मॉल a के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इस तरह Y का स्मॉल b के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये X और Y ये एक्सपेरिमेंटल है, जबकि A और B दे आर कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इत्तेफाक से ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सेम भी हो। ओके, और इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए कंसंट्रेशन रेज पावर एक्स इंटू बी कंसंट्रेशन रेज पावर वाई। के क्या है? इट इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर डीएम क्यूब रखेंगे तो के की वैल्यू की जो है उस वक्त रेट के बराबर जो रेट होगा वही के की वैल्यू होगा। अब ये जो इसमें रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट्स आ गए कंसंट्रेशन टर्म्स की, जैसे इसमें एक्स और वाई आ गया। ठीक है, इस तरह अगर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं इसमें रेट लॉ में, ए बी सी डी, तो उनके जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, जितने भी उनके पावर्स हैं, उनको हम आगे आपस में अगर ऐड कर लें, जैसे इस रिएक्शन में हम कहेंगे एक्स प्लस वाई, इसको हम कहेंगे इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, लिहाजा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? इट इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी जो पावर्स है, उनके जो एक्सपोनेंट है, उनको अगर हम आपस में ऐड कर लेंगे तो उसको हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहेंगे। ठीक है जी, अब जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की हम बात कर लेंगे तो हमारे पास कई सारे ऑर्डर्स की रिएक्शन आती है। ठीक है, इसने एक एग्जाम्पल दी है, इसको जरा हम जो आपकी बुक में अगले पेज पर है, इसको सामने रख के हम जरा इसको देखते हैं। देखिए जी, एक रिएक्शन है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ ओजोन, दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव 1 मोल ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, इसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बताती है वो हमारी बताती है कि इसका जो रेट है दैट इज इक्वल टू NO2 कंसंट्रेशन रेज पावर 1 एंड O3 रेज पावर 1। अब देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप देखें कि इस इक्वेशन में जो NO2 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर जो है इसकी वो 1 है। ये डिफरेंट हो गया है, क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोफिशिएंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इत्तेफाक से ओजोन का रिएक्शन में भी 1 है कोफिशिएंट, और इसमें भी रेट लॉ में भी इसका जो पावर है, जो इसका एक्सपोनेंट, वो भी 1 है। तो ओजोन का इत्तेफाक से सेम है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सेम नहीं है। ठीक है जी, तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि इसमें जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। ठीक है जी, रेट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज पावर 1, ये इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, और इसका भी पावर 1 है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, ठीक है। लिहाजा अगर हम इसका कहेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, लिहाजा 1 + 1 = 2, तो हम कहेंगे ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो रेट लॉ में उनका एक्सपोनेंट्स होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रेट लॉ में एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है। और उन सारे एक्सपोनेंट्स का फिर हम आपस में जब ऐड कर लेते हैं तो हमें जो है उसका जो ऑर्डर मिलता है वो उसको हम ऐड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसमें कितना आ गया जी, इसमें 2 आ गया। इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ फोटोकेमिकल रिएक्शन से, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, ठीक है, आपको पता है उसमें 2 चीजें यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है, वो हवा से लेता है, वाटर कहाँ लेता है, वो जमीन से लेता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और हमें पता है कि रात को तो फोटोसिंथेसिस होती कोई नहीं, हालांकि पानी भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, फूड नहीं बना रहा होता प्लांट। उसकी क्या रीजन होती है, क्योंकि लाइट नहीं होती। और जितनी लाइट ज्यादा होगी धूप में, इसीलिए जब पानी भी मौजूद हो और धूप अच्छी पड़ती हो तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेट है ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर और वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इनका होना जरूरी है, दैट्स व्हाई रिएक्टेंट्स होंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन ये कम है या ज्यादा है, इनकी कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, इस पर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ना तो ये कार्बन, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और ना ही ये वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये चूंकि दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, हालांकि रिएक्शन क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट करता है, C6H12O6, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन इसका जो है रेट, वो हम कहते हैं जी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लिहाजा इस रिएक्शन का जो रेट, सॉरी, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऑर्डर इसका जो रिएक्शन का, ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका रेट लॉ बनता ही नहीं है। रेट लॉ अगर हम इसका लिखेंगे, सॉरी, रेट लॉ तो हम लिखेंगे रेट ऑफ दिस रिएक्शन इट इज इक्वल टू K इंटू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रेज पावर 0 इंटू वाटर कंसंट्रेशन रेज पावर 0। अब 0 + 0, इसलिए हमने इसको कहा कि एक 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। मैंने इसमें आपको सेकंड ऑर्डर भी आज समझा दिया और 0 ऑर्डर भी समझा। सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 क्यों आता है? जी बेटा, मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहली बात तो ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम कहते हैं जो हमारे रेट लॉ है, ठीक है, उसमें जो एक्सपोनेंट्स है, जैसे इसमें ये 0 है, इसमें 0 है, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में, इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, उससे रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा नहीं होता, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता लाइट से। जितनी लाइट ज्यादा होगी, धूप तेज होगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता। तो ये यकीनन, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 ऑर्डर, 0 है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो लाइट इंटेंस पे डिपेंड, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो रेट इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। इस तरह रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा,
ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों के चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1, इसलिए 1 + 1 जब हमने किया तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया था, हमने कहा था ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। आगे हम देखें ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका होल नंबर होना जरूरी नहीं है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, ये हाफ भी हो सकता है, ये 1.5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, क्या वो डबल होता है? अगर वो हाफ होता है इसका उसका उल्टा रिएक्शन, तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज पावर 1/2। ठीक है, तो यानी उसका हम रूट ले लेंगे। तो ये है बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि ये रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट्स की पावर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, और वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स के एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिएक्टेंट्स का होना जरूरी होता है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये एक्सपेरिमेंटल है सारा। ठीक है जी बेटा, क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। यस सर।